नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज का जो सत्र है हमारा, इस सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं इकाई 4 यूजीसी नेट में प्रस्तावित, यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रस्तावित है ये। और इसमें भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, जो वैचारिक पृष्ठभूमि है उससे हम प्रश्नों का, तथ्यों का अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार हिंदी नवजागरण का प्रारंभ हुआ। तो आज के सत्र में हम अध्ययन करेंगे साहित्य में नवजागरण की अभिव्यक्ति, हिंदी नवजागरण, हिंदी में नवजागरण की समस्याएं, हिंदी जाति की अवधारणा। सर्वप्रथम देश में 3 क्षेत्रों में नवजागरण हुआ। सबसे पहले बंगाल में हुआ, महाराष्ट्र और हिंदी प्रदेश। जो हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, जो भक्ति काल में है, वह भी नवजागरण का ही प्रभाव है वहाँ पर। तो इन सभी तथ्यों का हम अध्ययन आज के सत्र में करेंगे कि किस प्रकार नवजागरण आया, साहित्य में नवजागरण की किस प्रकार अभिव्यक्ति हुई है हिंदी में। सबसे पहले है हिंदी नवजागरण। हिंदी नवजागरण का अर्थ है कि हिंदी प्रदेश वालों के लिए हिंदी साहित्य में किस प्रकार जागरण हुआ। हिंदी साहित्य के जो रचनाकार हैं उन्होंने अपनी रचनाओं को लेकर किस प्रकार व्यक्ति को जागृत करने का प्रयास किया, तो यह भी एक नवजागरण का ही रूप है। विशाल भूभाग व जनसंख्या के कारण हिंदी क्षेत्र का नवजागरण महत्वपूर्ण है। हिंदी क्षेत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि भारतवर्ष हिंदी भाषा भाषी प्रदेश है, यहाँ राष्ट्र है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अधिक भूभाग में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी नवजागरण का जो आरंभ है वो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से माना जाता है। हिंदी नवजागरण बंगाल, महाराष्ट्र के नवजागरण में मूलतः भिन्न न होकर अपने आरंभ में दृष्टिकोण व तेवर को लेकर भिन्न हो गया। बंगाल का नवजागरण सांप्रदायिक व क्षेत्रीय दृष्टिकोण से समग्र नहीं हो सका तथा महाराष्ट्र में जातीय संदर्भ बने रहे। आपने जो महाराष्ट्र के प्रमुख संत हैं नामदेव, उनका नाम सुना होगा कि किस प्रकार उन्होंने वहाँ पर व्यक्ति को, वहाँ की जनता को जगाने का प्रयास किया। वहाँ पर एक मुहिम चलाई व्यक्ति को जागृत करने की, अपने कर्तव्यों के प्रति अपनी सही मार्ग पर लाने का उनको प्रयास किया। परंतु भारतेंदु मंडल में संकीर्णताएं नहीं थी। भारतेंदु का प्रसिद्ध निबंध है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसका प्रमाण है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो निबंध है, इन्होंने जो लिखा है कि भारतवर्ष की उन्नति इसलिए रुकी हुई है क्योंकि भारतवर्ष के व्यक्ति रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह हैं। एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो सभी उसके पीछे लग जाते हैं। अपने आप से अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता है। आत्मचेतस के जिस भाव की अभिव्यक्ति संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है, उसका केंद्रीय भाव भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता से संबंधित है। भारतेंदु ने इस आत्मचेतस को समष्टि चेतस की ओर उन्मुख किया है। हिंदी नवजागरण को 3 चरणों में देखा जा सकता है। पहला है 1857 स्वतंत्रता संग्राम का है, स्वतंत्रता का स्वर है यहाँ पर। दूसरा है भारतेंदु युग और तीसरा जागरण है वो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन व महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो सरस्वती पत्रिका के लिए विशेष योगदान है उसका वर्णन है। सरस्वती पत्रिका क्या है? भारतीय समाज में, हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य से संबंधित व्यक्ति के उत्थान में सरस्वती पत्रिका ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी नवजागरण पर बंगाल व महाराष्ट्र के नवजागरण, अंग्रेजी पश्चिमी ज्ञान एवं भक्ति आंदोलन के प्रभाव को देखा जा सकता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण में अंग्रेजी ज्ञान और पश्चिमी ज्ञान का उल्लेखनीय भूमिका नहीं मानी है। हिंदी जाति की अवधारणा, कि हिंदी जाति क्या है, इसकी क्या अवधारणा है, उन सभी का तथ्यों का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। मीर, भारतेंदु, डॉक्टर इकबाल, धीरेन्द्र वर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, फ्रेडरिक पिंकेट आदि के चिंतन में हिंदी जाति की अवधारणा किसी न किसी रूप में मौजूद है। ये सभी क्या है? भाषा वैज्ञानिक हैं, हिंदी भाषा भाषी
हिंदी भाषा को उत्कृष्ट मार्ग पर ले जाने वाले व्यक्ति हैं। तो इन्होंने किस प्रकार हिंदी जाति यानी हिंदी साहित्य की अवधारणा हिंदी में प्रस्तुत की है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने पहली बार इस अवधारणा को एक व्यवस्थित उन्होंने भारत को बहुजातीय राष्ट्र बताते हुए हिंदी भाषियों को भी बांग्ला, तमिल, मराठी आदि जातियों की तरह एक जाति माना है। हिंदी भाषियों को भी उन्होंने क्या कर दिया है, जिस प्रकार बांग्ला का साहित्य है, वहाँ के लोग हैं, तमिल हैं, मराठी आदि जातियों यानी व्यक्तियों का एक अपना साहित्य है, अपनी एक जाति है, उसी प्रकार हिंदी भाषियों की भी अपनी एक जाति है। उन्होंने लिखा है कि इस बहुजातीय राष्ट्र में एक हिंदी जाति भी है। इसके मजबूत हुए बिना बहुजातीय राष्ट्रीयता सुदृढ़ नहीं हो सकती। हिंदी जाति क्यों? क्योंकि भारत क्या है, एक हिंदी बोली का एक प्रमुख केंद्र है, प्रमुख राष्ट्र है, जहाँ पर हिंदी प्रमुख रूप से बोली जाती है। तो जब तक हिंदी मजबूत नहीं होगी, हम अन्य जातियों की, जाति से मतलब है यहाँ पर भाषा से संबंधित जातियाँ, उनको सुदृढ़ मजबूत, उनकी मजबूती प्रदान उन्हें नहीं कर सकती, नहीं उनको मजबूती प्राप्त हो सकती। उनकी महत्वपूर्ण स्थापना है कि हिंदी का जातीय विकास 13वीं और 14वीं सदी में खुसरो की खालिस खड़ी बोली की रचनाओं से शुरू होता है। उन्होंने हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल के दो हिस्से किए, एक को लोक जागरण कहा और दूसरे को उन्होंने नवजागरण। पहला चरण जातीय निर्माण का आंदोलन था, यह दौर व्यापारिक पूंजीवाद का। भक्ति आंदोलन, आपने हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य पढ़ा है, उसे भक्ति आंदोलन कहते हैं। भक्ति आंदोलन का काव्य लोक जागरण का ही काव्य है कि किस प्रकार भक्ति काल में जो मुस्लिम संप्रदायों के व्यक्तियों का वहाँ पर आना हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि हिंदुओं के मस्जिद मंदिर तोड़े जा रहे थे, व्यक्ति परेशान था, तो सभी भगवान की शरण में जाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए भगवान की शरण में गए और भक्ति काव्य अधिक से अधिक लिखा गया। तो व्यक्ति क्या हुआ, उस समय जागृत हुआ अपने लिए, क्योंकि उसे कब ऐसा महसूस हुआ कि परेशानी हो रही है, तो अपने बचाव के लिए वो जागृत हुआ। रामविलास शर्मा जी के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नवजागरण शुरू होता है, वह नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का ही विकास है। कि जब खड़ी बोली का उदय हुआ तो भारतीय भक्ति काल में भक्ति की रचनाएं, रीति काल में श्रृंगार परक रचनाएं अधिक लिखी जाने लगी और ब्रज भाषा और उन सब का प्रभाव था। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग आया, तब खड़ी बोली का प्रभाव इतना ज़्यादा हो गया कि सभी कार्य तो वही था, व्यक्ति को जागृत करने का, और परिस्थितियां पुरानी थी, है ना, परिस्थितियां नई हो गई और कार्य पुराना ही, व्यक्ति को जागृत करने का कार्य है। तो यही यहाँ पर कहा गया है। रामविलास शर्मा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में सर्वप्रथम नवजागरण शब्द का प्रयोग किया तथा 1857 की स्वाधीनता संग्राम से नवजागरण की शुरुआत मानी। 1857 का स्वाधीनता संग्राम मुख्यतः हिंदी प्रदेश में लड़ा गया, इसीलिए इसे हिंदी नवजागरण कहा गया। यह संग्राम हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर लड़ा था। यह संग्राम हमारा जातीय संग्राम है और भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम भी। सन 1857 का जो संग्राम है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। हिंदी नवजागरण में जो जागरण तो हो गया, और उसमें कुछ समस्याएं भी आई, क्योंकि जहाँ पर कुछ अच्छा होता है वहाँ पर कुछ बुराइयां भी होती हैं। तो इसी प्रकार सभी के साथ कुछ न कुछ समस्याएं हुई, तो उनका हम अध्ययन करेंगे। एक समय की बात सांप्रदायिकता की समस्या इसमें सामने आई। इसका कारण अंग्रेजों की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति, 1909 ईस्वी में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान इसका प्रमाण है। हिंदी उर्दू विवाद ने न केवल भाषा में खाइयां पैदा की, बल्कि भाषा की समस्या को धर्म से जोड़कर सांप्रदायिकता को भी बढ़ाया। तो क्या हुआ कि हिंदी जो बोलने वाले हैं वो हिंदू हो गए और उर्दू बोलने वाले मुस्लिम। तो इस प्रकार जो हिंदी और उर्दू की जो भाषा थी, उसमें बीच में यानी विवाद पैदा कर दिए। इसी को संप्रदाय यानी धार्मिक संप्रदायों से जोड़कर व्यक्ति आपस से लड़ने लगा और समस्या ने नया जन्म लिया। समस्या ने, क्योंकि धर्म विभाजित हुए, धर्म के साथ ही भाषाओं का भी विभाजन हो गया। और ये क्या हुआ, यहाँ पर
धर्म के साथ समस्या को जोड़कर नई लड़ाइयाँ यहाँ पर होने लगी। बहुभाषी देश में राष्ट्रभाषा के सवाल के कारण भी हिंदी नवजागरण प्रतिकूल से प्रभावित है। बहुभाषी यानी हिंदी, भारत एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। सभी की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, सभी का अपना अलग अलग धर्म है। तो यहाँ पर बहुत सी भाषाओं के कारण हिंदी नवजागरण भी हिंदी, बहुत से लोग हिंदी के प्रति आकर्षित ही नहीं थे, हिंदी को वो आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर भी उसके साथ समस्याएं हुई। 19वीं शताब्दी का नवजागरण हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा जागरण है। इसमें एक ओर भारतीय सामाजिक संस्कृति है तो दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति। इस समय भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान व मध्यकालीन दौर से गुजर रही थी, जबकि पाश्चात्य संस्कृति वैज्ञानिक तथा मशीनी क्रांति के आधार पर भौतिकवाद तथा पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसका आध्यात्मिक पक्ष व तुलनात्मक रूप कमजोर था। उसके पास वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा थी, इहलौकिक मानसिकता थी, समानता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुत्व के आधुनिक आदर्श थे जो तत्कालीन भारतीय समाज के लिए अनर्जित थे। इन दोनों के टकराहट से भारतीय संस्कृत ने आधुनिक शिक्षा व भौतिकता सीखी, तो पाश्चात्य संस्कृत यहाँ के अध्यात्म से प्रभावित हुई। क्या है, कहने का तात्पर्य है कि भारतवर्ष में क्या था, जब संक्रमण का दौर आया कि 19वीं शताब्दी में पाश्चात्य संस्कृत का प्रभाव भी भारतवर्ष की संस्कृत पे पड़ने लगा और हिंदू मुस्लिम धर्म का भी, तो और वैज्ञानिक 19वीं शताब्दी में विज्ञान का प्रभाव भी इतना ज़्यादा बढ़ गया, मशीनी क्रांति आ गई, कंप्यूटर का युग आ गया, बहुत सारी इतनी सारी चीज़ें हो गई, वैज्ञानिक तर्क युक्त शिक्षा मिलने लगी सभी व्यक्तियों को, है ना। तो भारतीय जो समाज के बंधुत्व के आदर्श थे वो तत्कालीन भारतीय समाज के अनर्जित थे। तो क्या हुआ, इतना सारा परिवर्तन हुआ, भारतीय और सामाजिक, भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति में आपस में टकराहट भी होने लगी। पाश्चात्य संस्कृति के यहाँ के अध्यात्म से प्रभावित हुई। आपने देखा होगा कि योग व्यक्ति, पहले योग भारत में ही होते थे, फिर जब विदेश में जाकर योग से वो योगा बन गया, तब भारतीय व्यक्ति से पाश्चात्य उस चीज़ को अपनाने लगा। तो वही कारण है कि जो शिक्षा यहाँ की थी, वेद, उपनिषद, ज्ञान, गीता, ग्रंथ, वो सभी भारतवर्ष वासियों ने उनका वो किया, है ना। हिंदू धर्म के जो इसमें बातें कही गई हैं वो 100% सही भी हैं। जब पाश्चात्य संस्कृत ने इनका अध्ययन किया, अपनी भाषा में इनको कन्वर्ट किया, तो भारतवर्ष भी उससे प्रभावित हो गया। आगे है साहित्य में नवजागरण की अभिव्यक्ति, कि जो हिंदी साहित्य है उसमें नवजागरण की जो अभिव्यक्ति है वो क्या है, कि किस प्रकार किसी साहित्य में नवजागरण की चेतना कुछ विशेष रूपों में दिखाई पड़ती है। आत्म मूल्यांकन का भाव नवजागरण का केंद्रीय भाव है। आत्म मूल्यांकन यानी तुम स्वयं का मूल्यांकन करो कि तुमने किस प्रकार नवजागरणी व्यक्ति को जागृत किया है, क्योंकि दूसरी संस्कृति से परिचित होने पर समाज उसकी तुलना में आत्म मूल्यांकन करता है। इसके साथ साथ आत्म आलोचना तथा आत्म परिष्कार जैसी मानसिकता भी नवजागरण में अनिवार्यतः पनपी है, क्योंकि अपनी कमियों को पहचानकर उन पर चोट करना तथा कुछ नई चीजें सीखना इस स्थिति में स्वाभाविक होता है। अपने अतीत के प्रति रोमानी बोध भी नवजागरण में सामान्यतः दिखता है, क्योंकि समाज को रचनात्मक प्रेरणा देने के लिए ऐतिहासिक या मिथकीय प्रसंग बेहद कारगर भूमिका निभाते हैं। यहाँ इतिहास तटस्थ रूप में नहीं आता, बल्कि एक आदर्श तथा रोमानियत भरे रूप में प्रयुक्त होता है। जो संस्कृति हमारे समक्ष उपस्थित है उसके सकारात्मक तत्वों को ग्रहण करने की चेतना नवजागरण में काफी प्रमुख होती है। जो संस्कृति हमारे समक्ष है, हमारे सामने है, उसमें जो सकारात्मक यानी जो अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण करना ही नवजागरण की प्रमुख विशेषता है, प्रमुखता है। 19वीं सदी के नवजागरण में यूरोपीय संस्कृति के जिन तत्वों का प्रभाव दिखता है वे है वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा, आधुनिक व इहलौकिक दृष्टिकोण, समानता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुत्व जैसे सामाजिक राजनीतिक आदर्श। जहाँ जहाँ साहित्य में ये तत्व नजर आते हैं वे सभी बिंदु नवजागरण के प्रभाव के रूप में देखे जाते हैं।
तो यहाँ पर जो कहने का तात्पर्य यह है कि जो संस्कृति हमारे समक्ष है, जो संस्कृति को हम देख रहे हैं, संस्कृति हमारी है, उसके तत्वों को ग्रहण करना, यानी जो है हमारे समक्ष, हमारे सामने जो संस्कृति है उसको ग्रहण करना है, वही नवजागरण की प्रमुखता है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो जो समय के साथ चीज़ों में परिवर्तन कर लेता है, साधारण भाषा में कहने का अर्थ है वही अपने जीवन में प्रगति करता है। आज के जीवन में कितना अधिक जरूरी है कि व्यक्ति को तार्किक और वैज्ञानिक ज्ञान हो। व्यक्ति मीडिया, प्रिंट मीडिया, कितना सारे विज्ञान ने तरक्की कर ली है, तो उन सभी का व्यक्ति को ज्ञान होना आवश्यक है। अगर वो आज के ज़माने में पुरानी बातों को लेकर रहेगा तो अपना जीवन आसानी से नहीं जी पाएगा और समय के साथ भी नहीं चलेगा। तो नवजागरण का साधारण शब्दों में यही अर्थ है कि व्यक्ति को अपने समय के साथ अपने आप में परिवर्तन लाना है, समय के साथ चलना है और आगे बढ़ना है। आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद।